जब भी नोएडा के प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो एक सेक्टर हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है, दैट इज सेक्टर 150। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नोएडा के इतने सारे सेक्टर्स होने के बाद भी सेक्टर 150 ही एक प्रीमियम सेक्टर क्यों बना? और एक और इंटरेस्टिंग बात, जहां नोएडा के दूसरे सेक्टर्स में रजिस्ट्रेशन बहुत इजीली हो रहे थे, सेक्टर 150 में हजारों बायर्स अपने प्रोजेक्ट के पोजीशन और रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। आखिर ऐसा हुआ क्यों? और इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आज नोएडा का सेक्टर 150 इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। आज हम इस पूरी वीडियो में किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम जानेंगे पूरा सेक्टर 150 के बारे में। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्टर 150 बना ही क्यों। नोएडा अथॉरिटी की प्लानिंग कभी भी इसे एक नॉर्मल रेजिडेंशियल सेक्टर बनाने की थी ही नहीं। उनका स्टार्टिंग से विजन था इसे एक लग्जरी प्रीमियम डेस्टिनेशन क्रिएट करना, एक ऐसा सेक्टर जो गुड़गांव के प्रीमियम सेक्टर से compete कर सके। जी हाँ, एक ऐसा सेक्टर जहां आपको लो पॉपुलेशन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन, वॉकिंग ट्रेल्स, साइकिलिंग ट्रैक्स और वेरी लो डेंसिटी मिल सके। जी हाँ, यही वजह है कि नोएडा सेक्टर 150 की फील नोएडा के बाकी सेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ भीड़ कम, ग्रीन स्पेसेस ज्यादा और एक लग्जरी डेस्टिनेशन है। एक लोकेशन कभी भी एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स की वजह से प्रीमियम नहीं बनती, एक लोकेशन हमेशा प्लानिंग से ही प्रीमियम लोकेशन बनती। अब बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। इट इज वेरी वेल स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एग्जैक्टली ऑन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ग्रेटर नोएडा भी यहाँ से बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इन्फ्लुएंस जोन के ग्रोथ एरिया में ये आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स एरिया में फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। अलॉन्ग विद दैट फ्यूचर रोड एक्सपेंशन और कनेक्टिविटी को भी यहाँ पर डायरेक्ट सपोर्ट मिलती है। सिर्फ इसी वजह से इन्वेस्टर्स के लिए ये आज ही नहीं बल्कि फ्यूचर के एप्रिसिएशन को लेकर के भी पहली पसंद देखी जाती है। रियल एस्टेट में पैसा प्रॉपर्टी से नहीं बल्कि लोकेशन के फ्यूचर पोटेंशियल से बनता है। अब बात करते हैं सेक्टर 150 के सबसे बड़े यूएसपी की। शायद ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नोएडा अथॉरिटी की प्लानिंग थी कि 150 में सिर्फ 20% एरिया में कंस्ट्रक्शन और 80% एरिया जो है वो ग्रीन स्पेसेस के लिए रिजर्व रखा जाएगा। इमेजिन कीजिए, नोएडा जैसी रैपिडली ग्रोइंग सिटी और उसके बीच इतना ओपन वाइड स्पेस। इसी कंसेप्ट की वजह से आपको यहाँ वाइड स्पेसेस, ओपन एरिया, फ्रेश एनवायरनमेंट और रैपिडली ग्रोइंग सिटी की प्लानिंग देखने को मिलती है। इसी वजह से सेक्टर 150 आज भी पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा ग्रीनेस्ट सेक्टर कंसिडर किया जाता है। अब आते हैं स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पे, स्पोर्ट्स सिटी कंसेप्ट। नोएडा अथॉरिटी की प्लानिंग कभी भी इसे एक नॉर्मल रेजिडेंशियल टाउनशिप बनाने की थी ही नहीं। उनका स्टार्टिंग से कंसेप्ट जो बहुत क्लियर था, दैट वाज स्पोर्ट्स सिटी। डेवलपर्स को लैंड अलॉट हुई और सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि वो अपने प्रोजेक्ट्स में नेशनल लेवल का कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स जरूर डेवलप करेंगे, जैसे क्रिकेट एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमीज या कोई और नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स। विजन बहुत स्ट्रांग था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उतना स्मूथ नहीं था और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। बहुत सारे डेवलपर्स स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाए और काफी सारे डेवलपर्स सिर्फ रेजिडेंशियल सेक्टर को डेवलप करने में लग गए। रिजल्ट, नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशंस पे पूरी तरह से रोक लगा दी। हजारों बायर्स को इसकी वजह से डिलेड पोजेशन, डिलेड रजिस्ट्रेशन और लीगल अनसर्टेनिटीज का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट बहुत सारे रेडी टावर्स पे भी इस चीज का बहुत इंपैक्ट आया और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। बाद में रिवाइज गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की गई। डेवलपर्स को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए डिफाइंड टाइमलाइन दी गई और ग्रेजुअली यहाँ पर अप्रूवल्स और रजिस्ट्रेशंस को नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कंडीशनल रिलीफ मिलना शुरू हुआ। आज आप सेक्टर 150 जाते हैं तो वहाँ पर आपको वाइड रोड्स, प्रीमियम गेटेड कम्युनिटीज, साइकिलिंग ट्रैक्स, बहुत ही ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस देखने को मिलते हैं। आज सेक्टर 150 सिर्फ इन्वेस्टर्स की ही नहीं बल्कि लग्जरी होम बायर्स, एनआरआईज, फैमिलीज
और सीनियर सिटीजन्स की सबसे पहली पसंद है यहाँ पर अपने लिए घर खरीदने का। तो अब बात आती है कि क्या सेक्टर 150 इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है? यदि आप ओवरनाइट एप्रिसिएशन देख रहे हैं तो शायद नहीं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, एक प्रीमियम लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन और एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन देख रहे हैं तो सेक्टर 150 बहुत ही अच्छी चॉइस है। बिकॉज नोएडा की प्रीमियम माइक्रो मार्केट्स में से सेक्टर 150 एक देखा जाता है। अलॉन्ग विद दैट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ग्रोथ यहाँ पर आपको ग्रेजुअली देखने को मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट फ्यूचर एक्सपेंशंस के यहाँ पर आपको बहुत सारे रीजंस मिलने वाले हैं और यही वजह है कि सेक्टर 150 आज टॉप ऑफ द कार्ड्स हर एक इंसान के लिए है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर आपको सेक्टर 150 में इन्वेस्टमेंट करना हो तो कैसे करेंगे? सिर्फ ब्रोशर देखकर या बिल्डर का नाम देखकर? शायद नहीं, क्योंकि सेक्टर 150 में हर एक प्रोजेक्ट की स्टोरी अलग है। कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाइफस्टाइल के लिए फेमस हैं, कुछ ग्रीनरी के लिए, कुछ प्रीमियम पोजीशनिंग के लिए और कुछ फ्यूचर एप्रिसिएशंस के लिए। आज यहाँ आपको गोदरेज ग्रुप, एल्डेको, काउंटी ग्रुप, बिरला ग्रुप, इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स जैसे मैक्स एस्टेट्स, एस ग्रुप जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट बिल्डर यहाँ इस एरिया में देखने को मिलने वाला है, एंड अलॉन्ग विद दैट प्रेस्टीज ग्रुप। तो कमेंट करें आप किसी भी एक बिल्डर का नाम, और जिसका नाम सबसे ज़्यादा आएगा कमेंट्स में, अगली वीडियो हम उसी पे बनाने वाले हैं। और उस वीडियो में हम ब्रेकडाउन भी देंगे पेमेंट प्लान्स को लेके, अभी करंट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीशन को लेकर के, उनके कंप्लीशन टाइमलाइन को लेकर के, फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ को लेकर के, रेंटल इनकम को लेकर के, और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपके लिए इन्वेस्टमेंट सही रहेगा या एंड यूज के लिए आपको परचेज करना चाहिए। इससे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं थ्रू कॉल या व्हाट्सएप। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।